कल्पना कीजिए आज हम किसी कैफे के एक शांत कोने में बैठे हैं, हाथ में एक किताब है, या शायद हम बस खिड़की से बाहर देख रहे हैं, अपने ही विचारों में खोए हुए। एक बहुत ही सुकून भरा दृश्य है ये, है ना? आज का समाज इस दृश्य को देखकर शायद कहेगा, वाह कितना फोकस्ड है इंसान, अपने स्पेस को एंजॉय कर रहा है। लेकिन अगर हम ठीक यही काम 17वीं सदी के यूरोप में कर रहे होते, एक कमरे में अकेले बैठे हुए, तो समाज का नजरिया बिल्कुल अलग होता। बिल्कुल। समाज हमें इंटेलिजेंट या फोकस नहीं मानता, वो हमें एक मानसिक रोगी, एक विकृत इंसान या शायद किसी बुरी शक्ति से ग्रसित एक राक्षस मान लेता। सुनने में कितना अजीब और उल्टा लगता है ये। हाँ, बहुत ही अजीब, लेकिन ये सच है। तो कैफे फिलॉसफी की इस नई वैचारिक बैठक में ज्ञान की गहराई को सराहने वाले सभी विचारकों का स्वागत है। आज का हमारा ये जो डीप डाइव है, ये कोई हल्की फुल्की चर्चा नहीं, बल्कि मानव मन की उस सबसे जटिल पहेली पर है जिससे आधुनिक इंसान हर रोज हर पल जूझता है। हम भीड़ में भी अकेले क्यों हैं? क्यों हमारा ध्यान, हमारा जो फोकस है, वो लगातार टूट रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कमजोरियां हमारी अपनी हैं या फिर इतिहास और तकनीक ने चुपचाप हमारे सोचने, महसूस करने और दुखी होने का तरीका ही बदल दिया है? अब देखिए, आज के इस शोर शराबे वाले युग में जहां सूचनाओं की एक सुनामी हमें हर वक्त घेरे रहती है, वहां सच्चाई की परतों को उधेड़ना और एक क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना ही सबसे बड़ा काम है। सही कहा। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हम अपनी इस मानसिक स्थिति के लिए, अपनी इस ऊब के लिए, अपने अकेलेपन के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद को दोष देते हैं। हम खुद को कोसते रहते हैं। हाँ, हम सोचते हैं हम में ही कोई कमी है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों और तकनीक के विकास को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पूरी तरह से नई और कुछ हद तक डरावनी कहानी सामने आती है। हमारी भावनाएं उतनी प्राकृतिक नहीं है जितना हम मानते हैं। अच्छा, और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए आज हम तो बेहद अहम और गहरे शोध कार्यों की गहराइयों में उतर रहे हैं। पहला है सॉलिट्यूड, द साइंस एंड पावर ऑफ बीइंग अलोन, और दूसरा है एक ऐसा अध्ययन जो तकनीक और मानव भावनाओं के इतिहास को बहुत ही बारीकी से दर्शाता है, जिसे हम बोर्ड, लोनली, एंग्री, स्टूपिड के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही स्रोत बहुत ही मूल्यवान हैं। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत एकांत यानी सॉलिट्यूड से करते हैं। इतिहास में 1936 की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। बेरिल मार्कम नाम की एक महिला पायलट ने एक छोटे से सिंगल इंजन विमान में अटलांटिक महासागर के ऊपर से अकेले उड़ान भरी थी। बहुत ही साहसिक कदम था वो। सोचिए, नीचे सिर्फ असीम समंदर और कॉकपिट में वो बिल्कुल अकेली। बाद में उन्होंने उस पीक सॉलिट्यूड यानी उस चरम एकांत का वर्णन किया था। एक ऐसा क्षण जब इंसान पूरी तरह से बिना किसी सामाजिक मिलावट के सिर्फ अपने वजूद के साथ होता है। उन्होंने इसे एक असीम शांति का नाम दिया। लेकिन आपने जो 17वीं सदी का उदाहरण दिया, वो तो इस शांति के बिल्कुल विपरीत है। इतिहास में अकेलेपन को लेकर इतनी नफरत क्यों थी? क्योंकि इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से में अकेलेपन को एक खतरे के रूप में देखा जाता था। अगर हम प्राचीन रोमन साम्राज्य में जाएं, जहां चिकित्सा के जनक माने जाने वाले गेलिन थे, वहां से लेकर मध्ययुगीन यूरोप तक अपनी इच्छा से अकेले रहने को एक गंभीर बीमारी माना जाता था। रुकिए, अपनी इच्छा से अकेले रहने को बीमारी मानते थे? हाँ, इस बीमारी को मेलंकोलिया कहा जाता था। उस समय का विज्ञान ये मानता था कि शरीर में ब्लैक बाइल या काले पित्त के बढ़ जाने से इंसान समाज से कटने लगता है। बाप रे, ये तो बिल्कुल अलग ही मेडिकल थ्योरी हो गई। और 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट बर्टन की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब आई थी, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। उस किताब में बहुत ही स्पष्ट रूप से ये स्थापित किया गया था कि अकेलापन इंसान को इंसान नहीं रहने देता, वो उसे एक जंगली जानवर या एक खूंखार राक्षस में बदल देता है। एक राक्षस में? सिर्फ अकेले बैठने से? उनका तर्क ये था कि मनुष्य ईश्वर द्वारा एक सामाजिक प्राणी के रूप में रचा गया है, तो जो समाज से कट रहा है वो ईश्वर की व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। ये तो बहुत ही दमघोटू दृष्टिकोण है, और मुझे लगता है कि ये व्यवस्था महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा कठोर रही होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। महिलाओं के लिए तो समाज में एक सोशल बटरफ्लाई बनकर रहना सिर्फ एक अपेक्षा नहीं थी, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए अनिवार्य था। जान बचाने के लिए? हाँ,
15वीं सदी में एक किताब आई थी, मलियस मालिफिकारुम। ये असल में चुड़ैलों को पहचानने और उन्हें यातनाएं देने का एक मैनुअल थी। अच्छा, विच हंटिंग का मैनुअल। बिल्कुल। और उस किताब का एक मुख्य तर्क क्या था पता है? तर्क ये था कि जो महिला अकेले में बैठकर सोचती है, जो समाज के शोर से दूर एकांत खोजती है, वो निश्चित रूप से कुछ दुष्ट या शैतानी ही रच रही है। क्या बात कर रही हैं? सिर्फ सोचने पर इतना बड़ा इल्जाम? चर्च और सत्ता को उन महिलाओं से डर लगता था जो स्वतंत्र रूप से सोच सकती थीं। इसलिए एकांत को सीधे तौर पर पाप और चुड़ैल विद्या से जोड़ दिया गया। रुकिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज जो युवा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अकेले बैठकर कोई कोडिंग करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, और समाज जिन्हें तुरंत इंट्रोवर्ट या असंगठित मान लेता है, क्या वो उसी पुरानी सोच का हिस्सा है? बिल्कुल, वही पुरानी मध्ययुगीन सोच आज भी हमारे अवचेतन में है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम किसी अकेले में ध्यान करते हुए साधु को कोई सजा याफ्ता कैदी समझ रहे हों, जो समाज के लिए खतरा है। ये बहुत ही शानदार रूपक है। हम आज भी उस ऐतिहासिक डर को दोहरा रहे हैं, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस इस पर एक बिल्कुल अलग रोशनी डालते हैं। मनोवैज्ञानिक रायन और डेसी की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, वो हमें एकांत की असली ताकत समझाती है। वो थ्योरी क्या कहती है? वो थ्योरी दो चीजों के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर बताती है। एक है ऑटोनोमस सॉलिट्यूड यानी स्वायत्त एकांत, और दूसरा है सोशल आइसोलेशन यानी सामाजिक अलगाव। इन दोनों में फर्क क्या है? दिखने में तो इंसान दोनों में अकेला ही लगता है ना? बाहरी तौर पर दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मस्तिष्क के भीतर का जो केमिस्ट्री है वो पूरी तरह अलग होती है। जब कोई इंसान डर से, अवसाद से या मजबूरी में समाज से कटता है तो वो सोशल आइसोलेशन है। अच्छा, जहाँ मजबूरी हो। हाँ, और इसमें दिमाग में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन पैदा होते हैं। लेकिन जब इंसान अपनी पूरी मर्जी से बिना किसी दबाव के खुद के लिए एकांत चुनता है तो वो ऑटोनोमस सॉलिट्यूड है। इस स्थिति में हमारे दिमाग को आराम मिलता है, वो खुद को रीबूट करता है, नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और क्रिएटिविटी को जन्म देता है। यानी वो एकांत जो हम खुद चुनते हैं, वो हमें तोड़ता नहीं बल्कि अंदर से हमारी मरम्मत करता है, हमें हील करता है। बिल्कुल सही कहा। इसे और गहराई से समझने के लिए हम नेचर या प्रकृति के पास चलते हैं। जानवरों में एक हर्ड डायनामिक्स काम करता है। बिल्लियों या कुत्तों को ही देख लीजिए, उनके बीच हमेशा एक ऑप्टिमल डिस्टेंस होती है, एक अनुकूल दूरी। हाँ, अगर वो उस शारीरिक सीमा को लंघकर बहुत ज्यादा करीब आ जाएं, तो उनके नर्वस सिस्टम में एक प्राकृतिक रिपल्शन या विकर्षण पैदा होता है। वो एक दूसरे पे गुर्राने लगते हैं, दूर हटने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस नेचुरल साइंस को हमारे मानवीय रिश्तों से जोड़कर देखिए। ये तो हमारे घरों की कहानी लग रही है। हाँ, और ये बहुत ही संवेदनशील बात है। अक्सर हमारे परिवारों में माता पिता और बच्चों के बीच या पति पत्नी के बीच जो लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे राजनीतिक बहसें या छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बिल्कुल, वो झगड़े अक्सर इसलिए नहीं होते कि वो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं या उनके विचार सच में इतने अलग हैं। तो फिर अचानक इतना गुस्सा और चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है? क्योंकि आजकल के छोटे घरों में, आधुनिक जीवन शैली में लोग भावनात्मक और भौतिक रूप से एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। उनकी वो जो ऑप्टिमल डिस्टेंस थी वो खत्म हो गई है। ओह वाओ। उनका पूरा नर्वस सिस्टम एक स्पेस की भीख मांग रहा होता है। वो गुस्सा दरअसल दिमाग की एक चीख है कि मुझे थोड़ा एकांत चाहिए, मुझे रिबूट होना है। लेकिन हम बचपन से एकांत मांगना तो सीखते नहीं, तो हम उस घुटन को विचारों का मतभेद मान लेते हैं और अपनों को बुरा समझ लेते हैं। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो रिश्तों को देखने का ढंग ही बदल सकता है। मतलब हम नफरत नहीं कर रहे, हम बस थोड़ा स्पेस मांग रहे हैं। लेकिन अगर एकांत हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इतना ही जरूरी और हीलिंग है, तो आज की दुनिया में हम अपने ही साथ अकेले क्यों नहीं रह पाते? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्यों हमें हर 2 मिनट में स्क्रीन पर ये चेक करना पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है? क्यों हमें बार बार ये साबित करना पड़ता है कि मैं मौजूद हूं? एकांत के इस सुकून से हटकर अचानक ये आत्ममुग्धता, ये नार्सिसिज्म हमारे भीतर कहां से आ गया? ये इस पूरी चर्चा का सबसे दार्शनिक पड़ाव है। हम सब एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं कि हमारी भावनाएं हमेशा से ऐसी रही हैं। लेकिन सच ये है कि भावनाएं सदियों के साथ अपना रूप बदलती हैं। जैसे अगर हम 17वीं शताब्दी में वापस जाएं, तो उस वक्त वैनिटी यानी खुद पर गर्व करना, अपने रूप को निहारना एक बहुत ही घृणित पाप माना जाता था।
16वीं और 17वीं सदी की जो डच वेनिटास पेंटिंग्स हैं वो इसका सबसे भयानक उदाहरण है। वेनिटस पेंटिंग्स, इनमें ऐसा क्या खौफनाक होता था? इन पेंटिंग्स में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश छिपा होता था। चित्रकार क्या करता था, एक बहुत ही सुंदर इंसान, मखमली कपड़े या खिले हुए फूलों का चित्र बनाता था, लेकिन ठीक उस सुंदरता के बीचों बीच मेज पर एक इंसानी खोपड़ी या एक बुझती हुई मोमबत्ती रख देता था। एक इंसानी खोपड़ी? सुंदरता के बीच। हाँ। कल्पना कीजिए उस युग के इंसान की जो उस चित्र को देख रहा है और अचानक उसकी नजर उस खोपड़ी पर पड़ती है। वो खोपड़ी एक मनोवैज्ञानिक चाबुक थी। याद दिलाने के लिए। बिल्कुल, ये याद दिलाती थी कि तुम चाहे कितने भी सुंदर हो, तुम्हारा रूप एक दिन इसी मिट्टी और हड्डियों में बदल जाएगा। खुद पर घमंड करना ईश्वर के खिलाफ है। बाप रे, मतलब उस समय के समाज ने इंसान के अंदर खुद से प्यार करने को लेकर एक गहरा अपराध बोध या गिल्ट भर दिया था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इस गिल्ट को आज के नार्सिसिज्म में बदल दिया? ये किसी दार्शनिक विचार ने नहीं, बल्कि तकनीक ने किया। इतिहास में 3 बड़े तकनीकी बदलावों ने इंसान के अहंकार को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला था सस्ते दर्पण, यानी शीशों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। शीशे? लेकिन शीशे तो पहले भी होते होंगे। इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से में आम इंसान ने कभी अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखा ही नहीं था। शीशे बहुत महंगे होते थे, सिर्फ राजमहलों में होते थे। आम आदमी ने अपनी शक्ल सिर्फ पानी की झिलमिलाती परछाई में देखी थी। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। जब किसी ने खुद को क्लियरली देखा ही नहीं, तो वो अपने रंग रूप को लेकर इनसिक्योर कैसे हो सकता है? एग्जैक्ट यही पॉइंट है। लेकिन जब 18वीं और 19वीं सदी में आम लोगों के घरों में शीशे आए, तो उन्होंने पहली बार अपने होठों को, अपनी आंखों की बनावट को गहराई से निहारना शुरू किया। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं। यानी खुद को ही एक वस्तु की तरह देखना। और जब आप खुद को बाहर से देखते हैं तो आप खुद के ही आलोचक बन जाते हैं। ये तो ऐसे ही है कि अगर मैं अपनी ही आवाज की रिकॉर्डिंग बार बार सुनूं तो मैं बोलते वक्त कॉन्शियस हो जाऊंगा। शीशे ने हमारे चेहरे के साथ यही किया। अच्छा, और दूसरा बदलाव क्या था? दूसरा बड़ा बदलाव था पोस्टल सिस्टम, यानी डाक प्रणाली का सुलभ होना। जब खत भेजना सस्ता हुआ तो लोगों ने पहली बार अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में दूर बैठे लोगों को लिखना शुरू किया। इसमें क्या बुराई थी? उन्होंने अपनी दिनचर्या, जैसे मैंने आज क्या खाया, मैं कहाँ गया, इन सब में मैं और मेरा शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना शुरू किया। 18वीं सदी के विचारकों के लिए यह बेहद अशिष्ट और रिपल्सिव बात थी। अच्छा। उनका मानना था कि पन्नों पर सिर्फ अपने ही बारे में बात करना एक घटियापन है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हम अपने दिन भर का हाल सोशल मीडिया पर स्टोरी डालकर बताते हैं। 18वीं सदी के लोगों को शायद हमारा इंटरनेट एक पागल खाना लगता। बिल्कुल लगता। और अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े बदलाव पर, जिन्होंने हमें पूरी तरह बदल दिया। वो था फोटोग्राफी का जन्म। हाँ, कैमरे का आना। डगेरोटाइप से लेकर कोडाक कैमरा तक का सफर। लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुत ही दर्दनाक और झकझोर देने वाला है। जब 1840 के दशक में पहली बार कैमरे आए तो लोग आज की तरह कैमरे के सामने पागलों की तरह मुस्कुराते नहीं थे। हाँ, मैंने भी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देखी हैं। उनमें सब लोग कितने सख्त और उदास दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी मातम में खड़े हों। और उसका कारण बहुत गहरा था। उस दौर में जीवन बहुत अनिश्चित था। मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था, तो नवजात बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी और कैमरा एक बहुत ही महंगा यंत्र था। इसलिए एक बहुत ही हृदय विदारक चलन शुरू हुआ। सबसे ज्यादा तस्वीरें उन बच्चों की खींची जाती थीं जो अभी-अभी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसे पोस्टमार्टम फोटोग्राफी कहा जाता था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। माता पिता अपने मृत बच्चे को सुंदर कपड़े पहनाते थे, उसकी आंखें खुली रखते थे और उसे कैमरे के सामने बिठाते थे, क्योंकि वो उस बच्चे के चेहरे को सहेजने का उनका पहला और आखिरी मौका होता था। बाप रे। उस वक्त मृत्यु जीवन का एक बहुत बड़ा और रोजमर्रा का हिस्सा थी। कैमरे के सामने मुस्कुराने का मतलब था मृत्यु और जीवन की गंभीरता का मजाक उड़ाना। उसे बेवकूफी माना जाता था। तो फिर आज हम हर तस्वीर में बिना किसी कारण के मुस्कुराते क्यों हैं? ये चीज बोलने का दबाव कहां से आया? ये कोई खुशी का प्रदर्शन नहीं था, ये बाजारवाद था।
जब कोडैक जैसी कंपनियों ने अपने कैमरों का उत्पादन बढ़ाया और उसे आम जनता को बेचना चाहा, तो उन्हें समझ आ गया कि इस उदासी और मृत्यु के साये के साथ कैमरे ज्यादा नहीं बिकेंगे। अच्छा, तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल दी? एग्जैक्ट। उन्होंने एक सोची समझी व्यावसायिक स्ट्रेटेजी के तहत मुस्कुराते हुए और जीवित पलों की तस्वीरें खींचने का चलन शुरू किया। उनके विज्ञापनों ने लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि कैमरे के सामने खुश दिखना है। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। ये एक ऐसा सच है जो हमें खुद पर हंसने को मजबूर करता है। हम आज की पीढ़ी को दिन रात सेल्फी कल्चर के लिए कोसते हैं, उन्हें खोखला और नार्सिसिस्ट कहते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ कंपनियों के अपना प्रोडक्ट बेचने की स्ट्रैटेजी थी। हम कोई जन्मजात नार्सिसिस्ट नहीं है, हम सिर्फ टेक्निक की धुन पर ही नाच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है, और इसी दृश्य केंद्रित तकनीक ने हमें एक और गहरे संकट में धकेल दिया है। कैमरा और शीशों ने हमें खुद के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना तो सिखा दिया, लेकिन हमारे मस्तिष्क की जो कॉग्निटिव एबिलिटी थी, किसी एक गहराई में ध्यान लगाने की क्षमता, हमारा अटेंशन स्पैन, उसका क्या हुआ? वो पूरी तरह से बिखर गया। ये आज के समय का शायद सबसे बड़ा दर्द है। कोई भी व्यक्ति 15 मिनट लगातार एक किताब नहीं पढ़ पा रहा है। मुझे यहाँ एक लेखक है, निकोलस कार, उनका एक सिद्धांत याद आ रहा है। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना है कि हमारा पुराना दिमाग एक स्कूबा डाइवर की तरह था, जो ज्ञान के गहरे पानी में उतरता था और घंटों तक एक ही विषय की गहराई में शांति से गोते लगाता था। लेकिन आज का हमारा दिमाग वो एक जेट स्की की तरह हो गया है। जेट स्की यानी जो सतह पर तेजी से भागती है। बिल्कुल, जो बस पानी की सतह पर बहुत तेजी से शोर मचाता हुआ इधर उधर भागता रहता है, गहराई में उतरे बिना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जेट स्की वाला दिमाग बना कैसे? मुझे एक बात समझ आती है, जैसे हम घर में बैठे हैं, हमें भूख नहीं है, फिर भी हम हर आधे घंटे में आदत से मजबूर होकर फ्रिज खोलकर देखते हैं। हमें पता है अंदर कुछ नया नहीं आने वाला, बस हम ऊब रहे होते हैं और चाहते हैं कि कुछ हो। क्या हमारा स्मार्टफोन भी वही फ्रिज बन गया है? ये फ्रिज वाला एग्जाम्पल न्यूरोसाइंस के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। आप बिना भूख के फ्रिज इसलिए खोलते हैं क्योंकि आपका दिमाग एक छोटा सा परिवर्तन चाहता है, और यही स्थिति आज की बोर्डम या ऊब के इतिहास से जुड़ी है। पहले ये समझना जरूरी है कि ऊब कोई पुरानी मानवीय भावना नहीं है। मतलब पहले लोग ऊबते नहीं थे? पहले के समय में सिर्फ अमीर और रईसे लोगों के बीच एक मानसिक स्थिति होती थी जिसे एन्युई या विरक्ति कहा जाता था। ये उन मुट्ठी भर लोगों को होती थी जिनके पास बहुत पैसा था, कोई काम नहीं था। एक आम आदमी जो खेतों में पसीना बहा रहा था, उसे ऊबने की फुर्सत ही कहाँ थी? तो ये जो आम आदमी की बोर्डम है, ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द आम हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद, खास तौर पर टेलर और फोर्ड की जो असेंबली लाइन प्रणाली आई थी ना, उसके बाद। जब एक मजदूर को कारखाने में घंटों तक खड़े होकर एक ही नीरस काम, जैसे सिर्फ एक पेंच कसना, बार बार करना पड़ता था, तब इंसान के दिमाग ने पहली बार इस भयानक ऊब का अनुभव किया। दिमाग को मशीन बना दिया गया। और आज हम इस ऊब से बचने के लिए क्या करते हैं? आज हम इस ऊब से बचने के लिए माइक्रो बोर्डम का शिकार हो गए हैं। जैसे आपने फ्रिज का उदाहरण दिया, जैसे ही हमें एक सेकंड के लिए भी ऊब महसूस होती है, चाहे हम ट्रैफिक सिग्नल पर हों, लिफ्ट में हों, या दो लोगों के बीच की बात में 10 सेकंड का सन्नाटा आ जाए, हमारा हाथ तुरंत फोन पर चला जाता है। बिल्कुल। और ये स्क्रीन हमें तुरंत राहत देती है, दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को डोपामिन की एक खुराक देती है। लेकिन इसका असर बहुत घातक है। जब हम लगातार ऐसा करते हैं तो हम अपने दिमाग की उस सहन शक्ति को नष्ट कर रहे होते हैं जो गहराई में जाने के लिए, एक स्कूबा डाइवर बनने के लिए जरूरी है। आज जिसे हम ADHD या फोकस की कमी की महामारी कहते हैं, वो दरअसल इसी माइक्रो बोर्डम से भागने की हमारी कोशिशों का नतीजा है। हमारे न्यूरॉन्स अब खाली समय को सहन ही नहीं कर पाते हैं। रुकिए, ये बात थोड़ी अतार्किक लगती है आज के हिसाब से। हम फोकस बढ़ाने के लिए हजारों रुपए के कोर्स ले रहे हैं, मेडिटेशन ऐप्स के सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ध्यान केंद्रित ना कर पाना आज सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है। तो क्या इतिहास में फोकस को लेकर भी नजरिया अलग था? ये इतिहास का सबसे बड़ा और मजेदार विरोधाभास है। 19वीं सदी में जब फैक्ट्री सिस्टम जोरों पर था, तब लंबे समय तक किसी एक चीज पर फोकस करने को एक बहुत गंभीर और जानलेवा बीमारी माना जाता था। रुकिए, क्या बात कर रही हैं आप? फोकस करने को बीमारी मानते थे? इसके पीछे उनका क्या मेडिकल लॉजिक था? उस समय का चिकित्सा विज्ञान फ्लूइड डायनामिक्स पर चलता था। डॉक्टर्स का ये दृढ़ विश्वास था कि जब कोई इंसान
लगातार एक किताब पर या एक विचार पर फोकस करता है तो उसके दिमाग की तरफ खून का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अच्छा, उन्होंने इसे सेरिब्रल हाइपरीमिया का नाम दिया था, यानी दिमाग में खून का जमाव। उन्हें लगता था कि इससे नसें फट सकती हैं, इंसान पागल हो सकता है या मर सकता है। नसें फट सकती हैं ज्यादा फोकस करने से। हाँ, इसलिए उस समय के साइकोलॉजिस्ट सलाह देते थे कि अपने ध्यान को भटकने दो, एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहो ताकि दिमाग में खून का बैलेंस बना रहे। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला तथ्य है। मतलब जो चीज 19वीं सदी में डॉक्टर की सलाह थी कि ध्यान भटकाओ, वही आज 21वीं सदी में सबसे बड़ी मेंटल इलनेस बन गई है। बिल्कुल, इसे गहराई से समझिए। जिसे हम मेंटल इलनेस कहते हैं वो अक्सर सिर्फ उस युग की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों का आईना होती है। आज की इकोनॉमी को हमारा फोकस चाहिए, इसलिए फोकस ना कर पाना बीमारी बन गया है। हमें खुद को या युवाओं को दोष देने की बजाय उस पूरी तकनीकी व्यवस्था और एल्गोरिदम को समझना चाहिए। बड़ी टेक कंपनियां करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रही हैं ताकि हमारे साइकोलॉजी के रिवॉर्ड लूप्स को हैक कर सकें। उनका पूरा बिजनेस मॉडल हमारी ऊब को भुनाने और हमारा ध्यान चुराने पर टिका है। वो जानबूझकर हमें जेट स्की बना रहे हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारी आंखों से एक बहुत बड़ा पर्दा हटा देता है। अगर हम इस पूरी दार्शनिक यात्रा को समेटने का प्रयास करें तो वो एकांत जिससे हम इतना भागते हैं वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारी भावनाएं, चाहे नार्सिज्म हो या माइक्रोबोर्डम, ये हमारी जाती कमियां नहीं हैं, बल्कि इतिहास और तकनीक द्वारा रची गई संरचनाएं हैं। इस गहरे मंथन के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद हम सभी को सोचने पर विवश कर दे। एक अमेरिकी लेखक थे टॉम वुल्फ। उन्होंने इतिहास को देखते हुए एक बहुत ही अद्भुत विचार दिया था जिसे उन्होंने सीरियल इमोर्टैलिटी या क्रमिक अमरता का नाम दिया। क्रमिक अमरता, ये क्या है? इतिहास के अधिकतम हिस्से में इंसान ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बस एक ही जीवन मिला है और मुझे इसी 10-20 साल में सब कुछ पा लेना है। तो वो जीवन को कैसे देखते थे? उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता था? डर तो था, लेकिन उनके वजूद की जो परिभाषा थी वो बहुत बड़ी थी। वो मानते थे कि उनका जीवन एक लंबी श्रृंखला का छोटा सा हिस्सा है। वो अपने पूर्वजों के माध्यम से पहले भी जिंदा थे और अपने बच्चों और अपने क्रोमोसोम्स के जरिए आगे भी अमर रहेंगे। वाह! क्योंकि उनका वजूद पीढ़ियों में फैला था, इसलिए उनके अंदर हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की वो बेचैनी नहीं होती थी जिसे आज हम फोमो या योलो कहते हैं। वो शांति से एक पेड़ लगा सकते थे, ये जानते हुए कि इसके फल वो नहीं, उनके पड़पोते खाएंगे। ये तो बहुत ही ठहराव भरा विचार है। लेकिन आज आधुनिक समाज को देखिए। तकनीक और मार्केट ने हमारे दिमाग में ये बात कील की तरह थोक दी है कि मेरे पास जीने के लिए केवल एक ही जन्म है, यही शरीर है और वक्त निकल जा रहा है। इसी सोच ने हमारी नींद छीन ली है और हमें भीड़ में अकेला कर दिया है। सवाल ये है कि क्या हम आज फिर से उस क्रमिक अमरता के सुकून को, उस सीरियल इमॉर्टैलिटी की शांति को खोज सकते हैं? क्या हम खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानने के बजाय वापस उस लंबी श्रृंखला की एक कड़ी मान सकते हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जो एक लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। अगर आज की इस गहरी, धीमी और वैचारिक यात्रा ने हम सभी के भीतर कुछ नए और जरूरी सवालों को जन्म दिया है, अगर आपको लगा हो कि हम जो महसूस करते हैं उसके पीछे पूरा इतिहास है, तो कैफे फिलॉसफी के इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस चर्चा को लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जो शोर शराबे से दूर इस गहराई में उतरना पसंद करते हैं। बिल्कुल, इस ज्ञान को आगे बढ़ाना जरूरी है। अगली बार जब हम भीड़ में हों या अकेले अपने फोन में खोए हों, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ हमारी ऊब नहीं है, ये सदियों का एक अदृश्य जाल है जिसे अब हम समझने लगे हैं। आज की इस बेहद सार्थक और करुणापूर्ण चर्चा के लिए विशेषज्ञ महोदया, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली विचारिक बैठक तक के लिए हम विदा लेते हैं। विचार करते रहें और अपने स्वयं एकांत की शक्ति को पहचानें।